नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ब्रजेश कुमार स्पेशल टीचर गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेली ब्लॉक अटेली डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। तो आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा 7 की पुस्तक है। तो उसका लेसन नंबर 7 है, ठीक है, जिसका नाम है जनजाति, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो प्यारे बच्चों, ये इस पाठ का भाग 2 है। भाग 1 में मैंने पहले आपको बताया था इसके बारे में। अब हम बात करते हैं, इसका एक टॉपिक है नज़दीक से एक नज़र। हम जातियों जनजातियों के बारे में इस लेसन में पढ़ रहे थे। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। प्यारे बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भाई गोंड लोग गोंडवाना नामक एक वन प्रदेश में रहते थे और उनका जो व्यवसाय था वो खेती करना था, स्थानांतरीय खेती। स्थानांतरीय कृषि होती क्या है? यानी किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती है, तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी? राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांव को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया।
ठीक है। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। यानी जब उस समय मुगल लोग जब आक्रमण करते थे तो वो धन और जो किसी राज्य के पास हथियार, या जैसे गोंडों के पास हाथी थे काफ़ी मात्रा में, तो उन्होंने हाथियों को अपने कब्जे में ले लिया और उनके किलों पर वो कब्जा कर लिया करते थे। उन्होंने राज्य का ऐसा ही उन्होंने इसमें भी किया। गोंडों को हराने के बाद उनके जो पास धन था, जो हाथी थे, उनको भी हथिया लिया, ठीक है। और उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष बी नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अहोम बात करते हैं। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे। उन्होंने भूइयाँ यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी कि प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। यानी कोई भी व्यक्ति खाली नहीं रहता था। जिसकी जैसी क्षमताएं थी उन क्षमताओं के अनुरूप वो लोग कार्य करते थे। जो वयस्क लोग थे वो युद्ध में सेना के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। बाकी के लोग वहाँ सिंचाई व्यवस्था
या अन्य कई प्रकार के कार्य होते थे, निर्माण इकाइयों में काम, उनमें अपना अपना योगदान वो लोग दिया करते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए, यानी जो पहले उन्होंने जो प्राचीन तरीके थे उनसे हटकर चावल की खेती को उत्पन्न किया या चावल की खेती का उत्पादन किया। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे, यानी कि उनके जो क्षेत्र थे वहाँ दस्तकारों की कमी थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो आसपास के जो क्षेत्रों के दस्तकार थे वो उनके क्षेत्र में आकर के दस्तकारी किया करते थे। एक खेल के नियंत्रण में, खेल जैसा कि मैंने अभी बताया, खेल अहोम समाज में जो कुलों में बटा हुआ था अहोम समाज, उसको खेल कहा जाता था। यानी एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति से के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। यानी जो ग्राम समुदाय था वो काफ़ी शक्तिशाली था और जो वो कहते थे वही होता था, यहाँ तक कि राजा लोग भी उसको बदल नहीं सकते थे। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714 से 1744 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहित किया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। निष्कर्ष, यानी इस पाठ का निष्कर्ष क्या है? तो प्यारे बच्चों, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। यानी किसी भी हम एक समय की चर्चा करें तो हमने पाया कि वहाँ उस समय के दौरान या उस युग के दौरान काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जाना कि कैसे जो हमारी अहोम जनजाति थी, वो जो अहोम लोग थे वो किस प्रकार से कुलों में बटे हुए थे, कैसे कैसे वो अपना
खेती करते थे, कैसे समुदायों में बटे हुए थे, क्या उनके द्वारा बनाए गए मान्यताएं थी, अथवा गोंड जो एक समाज है उसके बारे में भी हमने जाना, कैसे वो खेती करते थे, क्या क्या उनकी सामाजिक रीति रिवाज थे। तो प्यारे बच्चों, इसको आप वीडियो को ध्यान से देखें, अपनी तैयारी करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।